नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि हम बीपीएससी 69th प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ करा रहे थे, इस सीरीज़ में हमने 5 का फुल लेंथ टेस्ट कराए थे जो कि इंडस्ट्री आईएएस और देहा की कोचिंग के थे। और ये जो हम टेस्ट कराने जा रहे हैं ये हमारा 6वां फुल लेंथ टेस्ट है और एडिटोरिया का ये टेस्ट है। तो जितनी भी डिफरेंट कोचिंग्स हैं बिहार पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ जो चलाती हैं अपनी, सभी टेस्ट सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो इसी तरह अगर आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर। तो इससे क्या है कि अगर आप जितने से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल जिस तरह का पैटर्न आता है बीपीएससी का, उसी पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट है। तो बीपीएससी 69th का ये एडिटोरिया का फर्स्ट टेस्ट है। बाकी इससे पहले हम बता ही चुके हैं आपको देहा और उसमें कराया था हमने देहा और इंडस्ट्री आईएएस का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर बना है, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। तो कौन सा स्थल शामिल है इसमें? उपरोक्त में एक से अधिक। क्यों? क्योंकि कौन कौन सा शामिल है देखो, सेनुआर रोहतास का है, ताराडीह गया, ठीक है, और चिरांद सारण, मनेर पटना और चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह, ये सभी क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। इन स्थलों से पत्थर के बने हुए सूक्ष्म औजार तथा हड्डी निर्मित उपकरण साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप देखना कि आपको जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, तो ज़रूरी नहीं बीपीएससी में देखो इसमें 5वां ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है, मतलब कि क्या पता 5वां ऑप्शन हो या नहीं हो बीपीएससी में। फ़िलहाल ये कोचिंग वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से मतलब इनमें से कोई नहीं, बहुत कम 1-2 में होता है, इसीलिए इन्होंने उसको फ़िलहाल हटा के और पेपर बनाया है जिससे कि कन्फ्यूजन कम से कम हो। और वैसे भी 150 क्वेश्चंस में एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें रहता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी जो है 4 ऑप्शन से आपका काम निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये लेखक हैं, उनकी रचनाएँ हैं। तो मेगास्थनीज की जो रचना है वो है इंडिका, और टॉलेमी की रचना कौन सी है? ज्योग्राफी। और प्लिनी की रचना है प्लिनी की रचना जो है वो है नेचुरल हिस्टोरी का, और ह्वेनसांग की है सीयू की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? सी, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। तो ये जो कौन सा संप्रदाय है संबंधित? तो सौत्रांतिक। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बताना है। तो इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, ये सही नहीं है। बाकी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह प्रकृति पूजक थे और ये जादू टोना में विश्वास रखते थे, जिसकी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता एवं जो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं इसके उत्खनन से भी हमें जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन जो सभ्यताएं थी, इसकी भांति किसी मंदिर या विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार तथा विशाल भवन, इसको धार्मिक स्थल मानने में पुरातत्वविद अभी तक एकमत नहीं है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 69 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं हम, और उसके साथ ही बिहार स्पेशल की हमने PYQs जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए, उसको भी हमने यूथ के जो है उसको यूथ कंपटीशन टाइम्स का उसको कवर किया है। और साथ में हम मनीष रंजन IAS सर के जो वस्तुनिष्ठ बुक है उसको हम पार्ट वाइज ख़त्म कर रहे हैं। तो आधुनिक काल के जो क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनको कवर किया है एक पार्ट में, और सेकंड पार्ट हमारा जो आएगा उसमें 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो आप चैनल से जुड़े रहें, आपको बेस्ट कंटेंट हम बीपीएससी 69 के लिए अवेलेबल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो किस स्थान पर किया गया था? इसमें प्रथम बौद्ध संगति, तो इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, लगभग हर टेस्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, रवा पका। ठीक है, तो रा से राजगीर, वैशाली, और पी से पाटलिपुत्र, और के मतलब पका के से कुंडलवन। ठीक, तो लगभग इन सभी जगह पे हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। और 4, अब ये 4 हो गई ना, पहली होगी राजगीर में, दूसरी होगी वैशाली में, तीसरी होगी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं,
अग्रहार के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जो अग्रहार होते थे ये कौन होते थे, ये क्या होता था, तो ये संतों के ठहरने का एक स्थान हुआ करता था। गुप्त काल में भूमि के प्रमुख प्रकार थे, जो कि क्षेत्र जिसे बोलते थे हम, वो होता था खेती के लिए उपयुक्त भूमि, और वास्तु वास करने योग्य भूमि। खिल जो होता था वो भूमि जोती नहीं जाती थी, वो भूमि खिल कहलाती थी। और अपहृत बिना जोती गई जंगली भूमि। ठीक है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना। जो भूमि ऐसी सिंपल जोती नहीं जा रही, छोड़ दिया गया बंजर टाइप में, खेल है। और जो भूमि जंगली है और उसको बिना जोता हुआ, मतलब जंगल की भूमि, वो अपहृत थी। और गोचर जो था वो पशुओं के चारा योग भूमि था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त काल में अपहृत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। हमने जैसे कि अभी बताया कि जो अपहृत भूमि होती थी वो कौन सी होती थी, बिना जोती गई जंगली भूमि। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो गया, सी, बिना जोती गई जंगली भूमि, उसको कहते थे हम अपहृत भूमि। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की। तो किसने यात्रा की थी, ये यात्रा की थी ह्वेनसांग ने 645 में। ठीक है, और जो है ये भारत में रहा। ये बौद्ध संगीति, ये जो है बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में पढ़ने के लिए तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ ले जाने के लिए भारत आया था। इत्सिंग जो है इन्होंने 670 ईस्वी में नालंदा आया था। और फायान इसने यात्रा नहीं की थी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, और सिकंदर द्वितीय और सिकंदर ईसानी की उपाधि इसने धारण की थी। क्वेश्चन 10 है, प्रसिद्ध शासक जो हैं कृष्णदेव राय, इनका संबंध विजयनगर के किस राजवंश से रहा है। तो इनका संबंध रहा है विजयनगर के तुलुव राजवंश से। ठीक, इनके बारे में बात करें तो कृष्णदेव राय जो हैं विजयनगर साम्राज्य में महानतम और भारत के महान शासकों में से एक माना जाता है इनको। और इनका संबंध तुलुव वंश से था। और इनका कालक्रम अनुसार अगर देखा जाए तो पहले संगम वंश आता है, फिर आता है सुलुभ, मतलब संगम, फिर आता है सुलुभ, और फिर जो है तुलुभ, उसके बाद जो है आर्यवीडु वंश आता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। तो कादरी सिलसिले का जो संस्थापक था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। कादरी सिलसिले का जो स्थापना की थी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। तथा भारत में इस सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो सैयद मोहम्मद जिलानी ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मुगल काल में टोडरमल के द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो 1580 में। ठीक, और अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में आईने दहसाला प्रणाली की शुरुआत की। ठीक, और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था। तो रहट जो था वो सिंचाई का साधन हुआ करता था। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था। तो मराठाओं का पेशवा था बालाजी बाजीराव। ठीक, और बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बालाजी बाजीराव, और इसका नाम था नाना साहब भी इसको बोलते थे, ये पेशवा बना। और इसी के समय पे तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक, मराठों में यही बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या क्या कार्य हुए थे। तो पहला तो प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई गई थी 1853 में। ठीक, और दूसरा लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में, और 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। ठीक है, तो ये तीनों कार्य हुए थे। यानी कौन सा कार्य नहीं हुआ था पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी, मतलब तीनों ही हुए थे, तो डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा जो है किसने पास की थी। तो ये सर्वप्रथम पूछा है, ये पास की थी जो कि सत्येंद्र नाथ बोस ने 1863 में। और ये कौन से एक्ट के तहत पास की थी, 1853 का चार्टर एक्ट था सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो व्यवस्था कराता था। ठीक है, उसके तहत 1863 में लगभग 10 साल बाद इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने सिविल सेवा परीक्षा की जो है सिविल सेवा परीक्षा प्राप्त की, और ये भारत में सर्वप्रथम इन्होंने की थी। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो कौन था स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक, शहादत खान।
ठीक है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सादत खान यानी बुरहानुल मुल्क ने की थी। उन्होंने 9 स्वतंत्र अवध राज्य की राजधानी फैजाबाद को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका राइट आंसर है 1919 का एक्ट, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट था। इसके तहत जो है मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार भी बोलते हैं इसे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मताधिकार के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लाई गई थी और इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, लेकिन हम हिंदी की टेस्ट सीरीज़ को कवर कर रहे हैं तो हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि धन के निष्कासन सिद्धांत के संदर्भ में जारी जो वाद विवाद है, इसके संदर्भ में ये कथन था उनका, जिसके जवाब में दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीय संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है। ये दादा भाई नौरोजी का कथन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? तो ये कौन सा सत्याग्रह था इनका? फिलहाल इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उस सत्याग्रह का नाम क्या था? देखो, सरदार पटेल का जन्म 1874 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और वलसाड सत्याग्रह के माध्यम से वह गुजरात के बहुचर्चित सम्मानित नेता हो गए और बारदोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो सबसे प्रमुख भूमिका इनकी बारदोली में ही थी। बाकी खेड़ा, वलसाड और नागपुर सब में इनका जो था, लेकिन पूछा है कि किस सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि तीनों में ही भूमिका थी इनकी। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि सरदार की उपाधि कहाँ से मिली, तो बारदोली से 1928 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? इसके लेखक जो है, ये लेख किसने लिखा? तो ये लिखा है भगत सिंह ने। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत जोर देते थे और अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी के द्वारा किस वर्ष अवध से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1933 में। वर्धा से, किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई थी गांधी जी के द्वारा? तो ये 1933 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की और 29 जुलाई 1934 तक, यानी 9 महीने तक वह देश का दौरा करते रहे। उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्लॉयड आयोग जो था, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था भू राजस्व से। ठीक, बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसे फ्लॉयड आयोग के नाम से भी जाना जाता था, इसी आयोग ने सरकार को भू राजस्व की दर आधे से कम करके 1/3 की सिफारिश की। ठीक, और अब बात करें तो इस आयोग की अनुशंसा के कारण ही बंगाल में 1946 के बाद में बंगाल में जो है तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? मद्रास अधिवेशन में 1908 में। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। इसी में जो है संविधान का निर्माण किया गया था कांग्रेस के। 25वां है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन 1838 में किया गया था और द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो दलितों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? दलितों के प्रतिनिधि नेता कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर, व्यापारियों के होमी मोदी और सिख के सरदार पूर्ण सिंह। तो सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका होगा डी। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अहमदिया जो आंदोलन था, इसका संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक, राइट आंसर ए होगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ए। और अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। इस आंदोलन का लक्ष्य था ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से इस्लाम का बचाव तथा पुनर्जागरण लाने का प्रयास करना। ठीक, और 28 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया है? तो किसका किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने 1789 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र के केस के तहत जो है फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक। और ये कब हुआ था? अगस्त 1925 में हुआ था। इसके दौरान काफ़ी व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया और कलकत्ता की सड़क एक मिनट, ये मतलब कि क्रांति आई इनके अंदर, ठीक है। और बात करें काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, ये लखनऊ के पास हुआ था, काकोरी गांव में। चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस आंदोलन के दौरान पहली बार जो है व्यापक रूप से वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन मिक्स कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज में इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस दौरान जो है पहली बार, किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन में 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन जो है सबसे अंत में हुआ? तो किस में हुआ? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ सबसे लास्ट में। इसका क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, मतलब PD, उसके बाद BD, मतलब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और एफएस। याद रखो ट्रिक को, PD, BD, एफएस। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश, फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब के द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो ये किसने समाप्त किया था? बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक। बहादुर शाह प्रथम ने ये समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो नील किसान विद्रोह जो हुआ था वो 1859-60 में हुआ था, ठीक। और ये जो है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो ये हुआ बम्बई से। और ये जो है मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बम्बई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार के नौसैनिक द्वारा किया गया था। HMIS जो नौसैनिक जहाज़ था, HMIS तलवार पूरा नाम था इसका, इसके नौसैनिकों द्वारा किया गया था। और इसका प्रमुख कारण क्या था? खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान, ठीक। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडियन मुसलमान जो पुस्तक थी ये विलियम हंटर की पुस्तक है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा, विलियम हंटर ने लिखी थी। और ये ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का इसमें सुझाव दिया गया था जिससे उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, सही है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये तो सही है कि भारत का चुनाव जो हमारे देश में चुनाव जो होते हैं वो चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है, स्वायत्त है, स्वतंत्र है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं और निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या कार्यपालक के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि असत्य कथन पे विचार कीजिए। तो असत्य कथन पे विचार करते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, यही इसमें ऑप्शन गलत है। डायरेक्ट हम सही आंसर पे बात कर लेते हैं। तो बाकी मिजोरम और नागालैंड में लोकसभाओं की सीटें समान हैं। कितनी कितनी हैं? मिजोरम और मिजोरम और नागालैंड में। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, ये भी सही है। तो देखो ऐसे समझते हैं कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। दिल्ली में जो है लोकसभा की सीटें 7 हैं, जम्मू में 5 हैं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2 हैं, जबकि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इनमें सभी में 1-1 लोकसभा की सीट है। आप कमेंट करके बताइए मिजोरम में और नागालैंड में कितनी कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं तो वो कितनी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो 3rd प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? ये जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर डी होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। और ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। सही है, राइट आंसर सी होगा, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संसद में राज्यसभा जो सदस्य हैं इनका चुनाव होता है, तो किस प्रकार होता है इनका चुनाव? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। कौन सा संविधान की 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? 26वां। तो देखो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था और ये भारतीय रियासतों के शासकों के जो प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार थे इसकी समाप्ति से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन जो है वो 1967 में हुआ। इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ वो कोंकणी मतलब वो 1992 में हुआ था। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी KMN, ठीक, इनको जो है शामिल कर लिया गया। और 92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ। इसके तहत BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक, इससे संबंधित हमने सभी फैक्ट देख लिए। 43 है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था या कब इसका गठन किया गया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो कौन बने थे? भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, वो BB गिरी भी हुए हैं, BD जत्ती हुए हैं, R वेंकटरमन हुए हैं, शंकर दयाल शर्मा हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक से अधिक होगा क्योंकि BB गिरी भी हुए हैं, R वेंकटरमन भी हुए हैं, शंकर दयाल शर्मा तीनों हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखो मेनका गांधीवाद जो था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो था ये विदेश भ्रमण से संबंधित था। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ जो केस था ये निजता का अधिकार से संबंधित था। और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए था। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से में होते हैं? ये घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हैं। ठीक, अब इस हिसाब से आप जो है आंसर दीजिए। पहला है सवाना, दूसरा है कंपोस्ट, मिनट नहीं है पूछा है ना, और पहला है सवाना, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा लानोस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय मैदान सवाना भी है, लानोस भी है, कंपोस्ट भी है। हम समझ लेते हैं पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पूर्व अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपोस्ट है और वेनेजुएला में लानोस है। अब शीतोष्ण घास के मैदान कौन से होते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और जो महाद्वीपीय भाग हैं उनके भीतरी भागों में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से? अर्जेंटीना में पैम्पास है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, देखो ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है तो डाउन्स, और मध्य एशिया जो है उसकी स्टेपी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि लवणता और स्पेस ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है तो 1000 ग्राम। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होती है। 48 है, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागर जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी जल है उसमें सबसे ज़्यादा जल जो होता है महासागरों में है। उसके बाद दूसरा पूछा है इन्होंने, तो दूसरा जो है वो बर्फ क्षेत्रक है। पृथ्वी पर 100% अगर जल माने तो महासागर में 97.3% है, बर्फ क्षेत्रक में मात्र 2.0 मतलब 2% है, और भूमिगत जल में 0.68% है। झीलों का मीठा जल जो है वो 0.009% है। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो हैं उसमें भी 0.009% है।
वायुमंडल में 0.0019% है और नदियों में 0.0001 यानी 0001%। ठीक। 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? बीच में चंद्रमा है, इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है, तो ये बताती है। देखो, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आए, ठीक, तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ए हो गया। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म, मृत्यु और प्रवास ये उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सही सुमेलित हैं? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना ये सुमेलित है, क्योंकि पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा जो है वो उत्तरी चिली में है। ठीक है, ये गलत इसलिए कि अटाकामा जो है वो उत्तरी चिली में है। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। थार भारत और पाकिस्तान में है। तकलामाकान जो है वो चीन में है। गोबी जो है वो मंगोलिया और चीन में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो ये कितना बज रहा होगा आपको बताना है। देखो, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर एवं 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का अंतर हो गया। और 60 डिग्री जो है वो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 60 डिग्री कितने के बराबर हो गया? ये हो गया 60 गुणा 4। कितना आया उत्तर? 240 मिनट। अब 240 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो ये कितना, उस हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 4 घंटा हो गया ना। तो पूर्वी देशांतर के कारण समय का मान अधिक होगा, इसीलिए 6 बज रहा होगा। अब आप 4 घंटा अधिक मान लो उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। 54 है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो मध्यमंडल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो कोरल सागर जो अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व में। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 11%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो राज्य का शहरीकरण का स्तर जो है राज्य में 16.21% है, यानी इतने लोग शहरी हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितने % होने का अनुमान है? तो ये 2.98%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार, ये देखो लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चंस उसी से हैं। ठीक है, पुराना टेस्ट नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अच्छे टेस्ट जो हैं, जो भी कोचिंग्स का एडिटोरिया का हुआ, ध्येय, दृष्टि IAS, आस्था IAS, BPSC मेकर, इम्तहान, परफेक्शन, जितने भी कोचिंग हैं सभी का हम आपको टेस्ट 1 बाय 1 कराएंगे। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी, संभव होगी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान है? तो ये 15.24%। क्वेश्चन 60 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जैसे सप्तऋषि, क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की 7 प्राथमिकताएं रट लो एकदम, क्वेश्चन आना है। तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो देखो, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं जो हैं 7, जिनको सप्तऋषि बोलते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? तो पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो हम पहले 7 जान लेते हैं। पहली है समावेशी विकास, दूसरी है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, यानी ऐसा विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, और दूसरा अवसंरचना एवं निवेश, और चौथा है सक्षमता को सामने लाना, 5वां है हरित विकास, 6ठा है युवा शक्ति, और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। 7 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। RBI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष की राशि कितनी थी? तो ये कितनी थी? $562 अरब। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी? तो ये 1 वर्ष तक। ठीक, देखो एकदम वन लाइनर फैक्ट पूछेगा बीपीएससी में, ये अच्छी बात है इसकी, लेकिन वही कह लो कि ऑप्शन ऐसे रखता है कि, और अब तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही है, वरना पीसीएस में, यूपी पीसीएस में जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उतना लेवल नहीं है बीपीएससी का। आप इजीली प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को ट्रैक करके उसके आंसर को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो संबंधित है, देखिए प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित नहीं है। भंडारी समिति की स्थापना, भंडारी समिति के बारे में बात करें तो भंडारी समिति की स्थापना हुई थी 1994-95 में, और ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए इस समिति को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका गठन तो किया गया था ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और उसके सुधार के लिए। ठीक, क्योंकि उस समय ग्रामीण बैंक कुछ कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जिसे दूर करने और बैंकिंग सिस्टम में तीव्रता लाने में ये समिति बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। तो भंडारी समिति किससे संबंधित? ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए। 64 देखते हैं, निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? अनवरत योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है देखो 78-80 के बीच अनवरत योजना लाई गई थी, और ये गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में इसको जो है मेंशन किया गया था, और इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जनता पार्टी की सरकार को। राइट आंसर इसका डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। 65 है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति को जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। ठीक, डार्विन ने अपनी पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन किया। देखिए एक्सप्लेनेशन पे विशेष ध्यान दें क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं बोल रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक थी? चार्ल्स डार्विन की। और डार्विन के अनुसार जो है वो जीवों की विकास प्रक्रिया में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, एवं केवल उपयोगी लक्षण और उपयोगी परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु, तो ये कौन कौन से होते हैं? माइक्रोबैसिलस होता है, थायोबैसिलस होता है। ठीक, और ये जो जीवाणु हैं ये इसमें मिट्टी में इसमें भाग लेते हैं विनाइट्रीकरण में। ठीक है, तो माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस राइट आंसर हो गया, एक से अधिक। तो देखो माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट एवं नाइट्राइट और अमोनिया यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन 68 है, घोंगा सीप कटलफिश और ऑक्टोपस किस संघ के जीव हैं? तो ये मोलस्का संघ के जीव हैं। और मोलस्का संघ की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस संघ के जीवों का शरीर कोमल होता है, कुछ जीवों का शरीर कैल्शियम निर्मित कवच के अंदर होता है। इस संघ के जीव जो होते हैं वो पेशीय पाद द्वारा प्रचलन करते हैं, और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। क्वेश्चन 69 है, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, किस में उपस्थित होते हैं? ये उपस्थित होते हैं लवक में। क्वेश्चन 70 देख लेते हैं, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की जो विशेषता है वो क्या है? तो इसकी विशेषता है कि अंडप एवं पुंकेसर दोनों इसमें जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कुछ हैं, मटर और गुड़हल का पुष्प, ये उसके उदाहरण हैं उभयलिंगी पुष्प के। 71 है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, सही है। और डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, सही है। और पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील है, ये भी सही है। राइट आंसर सी हो गया। और जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक, क्वेश्चन 72 है, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो किसकी कमी से बढ़ जाता है? ये पोटेशियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं में कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। निम्न में से किस मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। ठीक, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, और यकृत रक्त में उपस्थित हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है।
जो हानिकारक अमोनिया है उसको यूरिया में बदल देता है। 75 है प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो कौन सा है प्रोटोजोआ जनित रोग? तो देखो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसको प्रोटोजोआ कहते हैं, इसके द्वारा होता है। और सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा जीवाणु प्रोटोजोआ के कारण होती है। और जो चेचक है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। और न्यूमोनिया जो किसके कारण होती है? डुप्लीकेसिस न्यूमोनी जीवाणु के कारण। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 से अधिक, क्योंकि कौन कौन से होते हैं रोग? मलेरिया और सोने की बीमारी, ये चेचक, ये तीनों ही जो है प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। सॉरी, चेचक नहीं होता, ये विषाणु से होता है। मलेरिया और सोने की बीमारी ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु जो होता है वो 611.65 पास्कल के दाब पे होता है। 77 है, 9.467 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 का कोटि मान कितना है? तो ये जो है 15 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? जो दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन होती है ये किस बल पे होती है? तो ये अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा गया था 67 बीपीएससी में, तो ये भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक। 79 है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो ये किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? पहला तो है जब आरोपित बल शून्य हो, सही बात है, तब भी शून्य हो जाता है। जब विस्थापन शून्य हो और जब बल एवं विस्थापनों की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस वस्तु का जो भार है, किसी वस्तु का भार जो वो है वो ध्रुवों पर जो है अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है। 81 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखे हैं, परम दाब एवं वायुमंडल दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, गलत है, हमेशा धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक भी हो सकता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष कर जो दाब मापा जा रहा है वो परम दाब कहलाता है, ये भी सही है। राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, देखो परम दाब और वायुमंडलीय दाब का जो अंतर है, परम दाब और वायुमंडल दाब का अंतर क्या कहला रहा है? गेज दबाव। जबकि निर्वात के दाब के सापेक्ष जो मापा गया दाब है वो क्या कहला रहा है? परम दाब। क्वेश्चन नंबर 82, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या है या एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल किलोग्राम केल्विन। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो ये कितना होता है? 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है, तो ये क्या है? इसका गुण निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। 86 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है? तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है ये बताना है। ये है गुलाबी हाइड्रोजन। 88 देखते हैं, निम्न में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक। तो अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, इसमें भी पाया जाता है। अमोनियम ब्रोमाइड में भी इसका फार्मूला NH4Br होता है। और इन दोनों में जो है क्या पाया जाता है? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध। राइट आंसर 1 से अधिक हो गया। और बाद में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बचा यानी CO और ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं HNO3, इसमें सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जबकि विद्युत संयोजी बंध नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किण्वन का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो किण्वन का प्रयोग देखो किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसका जो खोज की थी, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने किया था। और किण्वन का प्रयोग किस किस में किया जाता है? तो शराब बनाने में, मतलब अल्कोहल बनाने में, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका, ये सब चीज़ें बनाने में किया जाता है प्रयोग। राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राकृतिक स्रोत तथा एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो
टमाटर और पालक वाला जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर और पालक वाले में ऑक्जेलिक एसिड, यही सुमेलित है। बाकी दूध, खट्टा दूध, इनमें लैक्टिक एसिड होता है, ये गलत हो गया। संतरे में एसिटिक नहीं होता है, संतरे में सिट्रिक होता है, संतरा और नींबू में, ये गलत हो गया। और बाकी मैं बता दूं कुछ कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, आंवला, पपीता और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी C6H8O6, ठीक है, फार्मूला है ये। 91 है, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अवक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH है। मिलेराइड निम्न में से किसका अयस्क है, मिलेराइड अयस्क है निकेल का। और मैंगनीज के अयस्क कौन कौन से हैं, मैंगनीज के अयस्क हैं पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। और मैग्नीशियम के हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कॉर्नेलाइट, ठीक है। थोरियम का भी याद रखना मोनोजाइट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो 2-2, ठीक है। 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, कृत्रिम रेशा भी किसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, तो कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है, रेयॉन को, ठीक। और 96 देखते हैं, किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा जो है विश्वास रूपम का अनावरण किया गया है, तो ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में जो स्टेचू ऑफ बिलीफ है भगवान शिव की, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 369 फीट, ठीक, इसका अनावरण किया गया है। और भारत में स्थित विभिन्न स्टेचू हैं उनको देखते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो ये केवड़िया गुजरात में है। और स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक। और ये सभी जो भी स्टेचू हैं वो किस किस को संदर्भित हैं, किसके लिए बनाई गई हैं, किसको डिवोटेड हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया, तो ये कहाँ का है, ये गुजरात का है, ठीक है। मोढेरा गांव गुजरात का है। एक क्वेश्चन छूट गया, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत की गई ऑपरेशन चक्र की। तो वित्तीय अपराधों में शामिल जो साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों को समाप्त करना है, ठीक है। आप अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। और इस टेस्ट की जो कट ऑफ है वो है 90+, मतलब आपके अगर 90+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो ठीक ठाक आपके स्कोर रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जनरल की 91 कट ऑफ गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो कौन से शामिल नहीं हैं ये बताना है। तो श्री कपिल कपूर जो हैं इसमें शामिल नहीं हैं। शामिल कौन कौन हैं, तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। PT ऊषा हैं फर्स्ट, ये खेल से संबंधित हैं। फील्ड इनका क्या है, दाविका, ये मतलब दौड़ती हैं। और इलैया राज जो हैं वो संगीत से संबंधित हैं, इलैया राजा। और वीरेंद्र हेगड़े जो हैं वो सामाजिक कार्य से संबंधित हैं। और KV विजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फिल्म निर्देशक हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। और निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है, हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में, ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 15,256 फीट की ऊंचाई पे है। इसका राइट आंसर D हो गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। देखिए इसमें जो है एक कंप्लीट टेस्ट है और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, जिस रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के जिस तरह से पूछे जाते हैं 30-35 क्वेश्चन, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी। तो एक कंप्लीट टेस्ट है, ये ऑफिशियल्स पैटर्न पे आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो ये किया है कर्नाटक में। क्वेश्चन 103 है, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो ये किस में प्राप्त है, देखिए दिल्ली में प्राप्त है, हरियाणा और पंजाब में प्राप्त है, ये दोनों जगह पे जो है दिल्ली और पंजाब में प्राप्त है, हरियाणा में हालांकि प्राप्त नहीं है। तो भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, राइट आंसर D हो गया। चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक जो है मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन
929 लॉन्च किया। तो ये किस जगह लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 105, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी है, उसे सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी जो है वो पहली बार प्रस्तुत हुई है, तो ना कि अग्निवीर पहली बार नहीं हुई है। ठीक है, ये गलत है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की झांकी पहली बार प्रस्तुत हुई। और थर्ड है, परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत हुई, ये भी गलत है। जैसे कि हमने बताया, एनसीबी की यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत हुई है। राइट आंसर हो गया डी, मतलब ये तीनों ही गलत हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो थे, वो 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये किसने योजना बनाई है? बाजरा के लिए। ठीक है, बाजरा फसल के लिए। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है स्काई हॉक। क्वेश्चन नंबर 108 है, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो ये किसने प्रक्षेपित किया है? UAE का है, संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट अब 109, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है फिजी में। ठीक है, फिजी में, और फरवरी 2023 में किया गया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 110 है, 110, तुर्की सीरिया में आए, तुर्की का नाम बदल कर तुर्की कर दिया, याद रखना। ठीक, और तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन दोस्त। ठीक, और ये 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। G20 शिखर सम्मेलन जो है, इसमें 2023 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है, ये गलत है, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 से संभाली है। ये पूछा है कि कौन सा गलत है, पहला गलत है, बाकी 2 और 3 सही हैं। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और इस सम्मेलन की थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। राइट आंसर हो गया ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112 है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने चलाया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर है, इसको बढ़ावा दिया जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो ये की है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इसको उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बात करें तो अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो ये शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण को। ठीक, और हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है, इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए। मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को, इनका कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। और थर्ड है अंग्रेजी भाषा, इसमें अनुराधा राय को सम्मानित किया गया है। इसका किसके लिए उपन्यास है इनका? ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये पूछा गया था UPPCS में। ठीक, 2023 वाले पेपर में। 118वां क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किस जगह पे किया गया है? ये भोपाल में। ठीक है, और कब किया गया? मार्च 2023 में। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा हुआ है। इसका विषय रहा नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने।
120 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अमेरिकी कारोबारी हैं ये अजय बंगा। इनको 2 जून 2023 से जो शुरू होने वाला 5 साल का कार्यकाल है विश्व बैंक के अध्यक्ष का, इसमें इनको नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे ये पहले उम्मीदवार हैं। और डीना बोलुआर्ड जो हैं वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। नील मोहन यूट्यूब के CEO नियुक्त हुए हैं। और मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ठीक, 122 नंबर देख लेते हैं। जो सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक है 2021-22 का, इसके संबंध में सत्य कथन बताना भाई। तो सत्य कथन है कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। जबकि भारत का जो स्थान इसमें रहा है वो 132वां रहा है। भारत का स्थान 131 में रहा है, जबकि पिछली बार जो था 2021-22 का पूछ रहा है ना, 2021-22 में 132वां स्थान रहा है, याद रखना ये। पिछली बार से स्थिति सुधरी है, पिछली बार 131वां था। ठीक, एक स्थान की गिरावट हुई है, हमारा इस बार 132 रहा है। भारत को इस इंडेक्स में 0.633 अंक मिले हैं, पिछले वर्ष ये 0.645 थे। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यही इसमें ये गलत है, क्योंकि इसका यहाँ पर 37वां होना चाहिए ना फिर, क्योंकि 37वां राष्ट्रीय खेल 37वें के संदर्भ में पूछा है इन्होंने। खैर, 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करेंगे हम। तो इसका जो आयोजन किया गया गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था? सावस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? बिहार का ये 17वां था आर्थिक सर्वेक्षण, सही है। 2021-22 में जो है आर्थिक विकास दर कितनी रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 8.68%, ये गलत हो गया। और आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो ये भी सही है, राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, 1 से अधिक। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल व्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? तो इनका बजट जो था वो 2.62 लाख करोड़ का था। ठीक है, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, मतलब कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। ये इनका प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1937 में, इसमें ये बने थे। और 98 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ठीक, और 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कह लो, या बिहार के उस टाइम प्रधानमंत्री चलते थे, प्रधानमंत्री कह लो, तो इस तरह। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? तो बिहार विधानमंडल के बारे में बात हो रही है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या 343 है। बिहार विधानसभा के बारे में बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये 343 नहीं 243 है, तो ये सही नहीं पूछा है, यही राइट आंसर हो गया सी। 128 है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि जो बिहार पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? तो इसके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जुलाई 1937 में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो श्री राम दयालु सिंह थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी थे। और प्रोटेम स्पीकर कौन बने 1937 में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो बिहार के राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया था। कौन सा राजकीय गीत है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ठीक है, बिहार का राजकीय गीत है। 131वां है, किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो मगध का था, अंग का था, बज्जी संघ का था। राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि
पूछा है कौन सा नहीं था, तीनों ही थे ये। 132वां देख लेते हैं। राजगीर के जैन मंदिर में किसने सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? किस सल्तनत शासक के द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक बंगाल अभियान जो इसका था वो 1359 के दौरान बिहार गया था, बंगाल अभियान के दौरान, और यहाँ पे राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। 133वां है, प्रांतपति मानसिंह जो था इसके समय में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये थी रोहतास। ठीक, यानी अकबर ने राजा मानसिंह को 1587 में 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया था, और उसने जो है 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बिहार का नेतृत्व किया। मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। निम्न में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, और अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं बिहार के विभूति नाम से प्रसिद्ध हैं। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी नाम से जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर इसका हो गया सी। निम्न में से कौन सी नहर जो है वो गंडक नदी से संबंधित है? तो त्रिवेणी। उपरोक्त सभी नहरें जो हैं त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये सभी नदियां जो है गंडक नदी से संबंधित हैं, और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बांध से ये तीनों नहरें सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई थी। राइट आंसर डी हो गया। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो मलमास मेला जो है ये इसका संबंध कौन से ज़िले से है? इसका संबंध है नालंदा ज़िले के राजगीर से, नालंदा ज़िले के राजगीर से। ठीक, तो राइट आंसर डी है इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 137 है, कौन सी नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तरी बिहार में प्रवाहित नहीं होती है, नहीं पे विशेष ध्यान देना है। तो अजोय रिवर जो है ये दक्षिणी बिहार की नदी है। ठीक है, इस तरह से दक्षिण बिहार में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। अनुपम झील जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों सही सुमेलित नहीं है? अनुपम झील रोहतास में है। अनुपम झील का संबंध कैमूर या रोहतास से है, ये अन्य सही सुमेलित हैं। कुछ अन्य झील और ज़िले हैं, जैसे कुशेश्वर दरभंगा से संबंधित है, कांवर झील बेगूसराय। कांवर झील इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। मोती झील पूर्वी चंपारण मोतिहार से संबंधित है, मोतिहारी से। और घोड़ा कटोरा झील जो है वो नालंदा राजगीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139 देखें, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मधेपुरा में। 140 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक घनत्व वाले शिवहर है, मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार हैं ये। 141 है, ये 10 मैथ के टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो लुप्त प्राय संख्या पूछी है यहाँ पे। तो 4 है, देखो 4 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर है। 3 2 का स्क्वायर जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ 11 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 है। तो 11 का स्क्वायर कितना है? 121। राइट आंसर होगा बी। 142 है, इसमें लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है कौन सी आएगी, तो इसको भी देख लेते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और पॉज करके। इसका राइट आंसर है ए, 12। ठीक है, और 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो इसको मान लिया कि माना लंबे टुकड़े की लंबाई 3x है और दूसरे छोटे टुकड़े की लंबाई 3x मल्टीप्लाई बाई 2/3 है, तो इस तरह 2x आ जाएगा। और प्रश्न अनुसार अगर सॉल्व करेंगे तो 3x + 2x = 20। इसको सॉल्व करके जब उत्तर निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 मीटर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, और बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना मैथ के क्वेश्चंस को। इसका राइट आंसर 144 का जो है सी है। ठीक, और एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ये 145 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए है, बेटी। और 146 जो है इसका राइट आंसर भी ए है, 12,480 रुपये। और 147 है, इसका राइट आंसर क्या है? 147 का इसका जो है 6720 रुपये है। ठीक, 6720 सॉरी, राइट आंसर सी। 148 का राइट आंसर जो है वो 60 ग्राम है। और 149 जो है इसका राइट आंसर है
34। आप सॉल्व जरूर करें इन क्वेश्चंस को। और 150 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर 2340 है। तो इसी तरह हमने एडिटोरिया का जो टेस्ट देखा वो कंप्लीट टेस्ट हो गया 150 क्वेश्चंस का। आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।